Good morning everyone. Today we will discuss about semi empirical mass formula. सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला कहाँ से आया था, ये हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में स्टडी किया था कि मेरे पास जो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला वो क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करेगा। और बाइंडिंग एनर्जी की जो डेफिनेशन जो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन किया था वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने किया था। इससे पहले मेरे पास फर्मी मॉडल आया था, उसने बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन नहीं किया था, उसकी एक लिमिटेशन थी आपके पास। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या था आपके पास, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या था, हमने बोला था कि मेरे पास लिक्विड की जो ड्रॉप है उसको एज ए न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे। मतलब इन दोनों को क्या लेके चले थे, एक सिमिलर फॉर्म में लेके चले थे, क्योंकि कुछ थी सिमिलैरिटीज से जो दोनों के एक दूसरे से क्या कर रही थी, प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही थी। जैसे कुछ पॉइंट हम बोले, बोथ लिक्विड ड्रॉप एंड द न्यूक्लियस पोसेस कांस्टेंट डेंसिटी। लिक्विड ड्रॉप की बात करें या फिर हम न्यूक्लियस की बात करें, दोनों के पास क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जो मेरे पास इसका सरफेस है वहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड ड्रॉप की और न्यूक्लियस की, दोनों की क्या करेगी, जीरो को टेंस कर जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियन की, जो न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी है, उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन के अंदर क्या करेगा, कंस्टिट्यूएंट को ब्रेक करेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में भी क्या होगा आपके पास, वेपर की फॉर्म में, मतलब लिक्विड से किस में जा रहे हैं, वेपर की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट जो इवेपोरेशन है लिक्विड ड्रॉप का, वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है लिक्विड ड्रॉप की और जो न्यूक्लियस की, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है आपके पास, कि मेरे पास किस पे, गैसेज से किस में आए, लिक्विड में। जो मेरे पास एटमॉस्फेयर में पार्टिकल हैं वहाँ से एक लिक्विड ड्रॉप फॉर्म हो, तो मेरे पास क्या होगा, ये जो एवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की फॉर्म में फिजन और फ्यूजन को डिफाइन कर रहे हैं आपकी। ठीक है, जो मेरे पास हीट एनर्जी है लिक्विड ड्रॉप की, वो एनालॉग किसके साथ होगी, जो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी थी। जैसे शॉर्ट रेंज फोर्स की बात करें, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसमें भी क्या होगी, पार्टिकल है, जो नेबरिंग पार्टिकल है उनसे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो सेम है हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें भी क्या होगा, वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मतलब हमारे पास जैसे वैसे तो किस में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होनी चाहिए, बट वहाँ पे क्या होगा, एक क्या अट्रैक्शन, मतलब एक न्यूक्लियर फोर्स है जो क्या करता है, उनको बाइंड अप करके रखता है। तो हम बोलते हैं ये क्या, मेरे पास शॉर्ट रेंज फोर्स। तो मेरे पास ये भी क्या होगा, एक एनालॉगी होगी किसके साथ, लिक्विड ड्रॉप के साथ। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरे पास हम आज एक्सप्लेन करेंगे किसको, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी को किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है। जो मेरे पास सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है, इसमें मेरे पास क्या होगा, जो अलग अलग एनर्जी है उन सबको एक्सप्लेन करेगा ये। जैसे मेरे पास पहले हम बात करें किसकी, वॉल्यूम एनर्जी की। हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, स्पेरिकल वॉल्यूम होता है, सॉरी स्पेरिकल शेप होती है। तो मेरे पास हमने डेंसिटी बोला था, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी। तो मेरे पास न्यूक्लियर मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके मतलब न्यूक्लियर मास किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम के। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि डेंसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, हमें पता है डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास डेंसिटी किसके इक्वल होती है, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने क्या कर रखा है, डेंसिटी को डिफाइन कर रखा है। अब मेरे पास जो न्यूक्लियर मास है ये बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। अब न्यूक्लियस की शेप हमारे पास क्या होगा, हमने बोला है कि मेरे पास क्या होगा, स्पेरिकल शेप होगी, और एक स्फेयर का आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। जो मेरे पास 4/3 पाई है, ये क्या आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो 4/3 आर है, सॉरी 4/3 पाई है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे पास इसको एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देंगे। और हमें पता आर किसके इक्वल होता है, आपने बीएससी में भी रीड किया होगा कि आप, मेरे पास जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होता है, R0a1/3। और आपके पास R0 की वैल्यू क्या होती है, हम नॉर्मली लेके चलते हैं 1.2 फर्मीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब R0 भी क्या है, कांस्टेंट है। और मेरे पास आर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यूब में क्या आ जाएगा, R0 का क्यूब, और मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, ए का क्यूब। तो मेरे पास ये, तो इसका मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम है एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी आपके पास, ए के। क्योंकि मेरे पास ए की पावर क्या थी आपके पास, ए हमने लिखा था 1/3, बट जब इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए। तो हम बोल सकते हैं जो मेरे पास वॉल्यूम एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो मास नंबर है उसके क्या मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसने यहाँ पे शो कर रखा जो ए वी है, ए वी क्या होगा आपके पास यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, सरफेस एनर्जी की, तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले जो न्यूक्लियन है वो क्या होंगे, सरफेस में भी मिलेंगे, लेकिन मेरे पास जो हमने वॉल्यूम है इसका मतलब सरफेस वाले सारे मेरे पास क्या होंगे, बाउंड नहीं होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से क्या होगा, जो सरफेस एनर्जी है जो सरफेस पे, वो सरफेस एनर्जी को भी शो करे, एक टाइप वॉल्यूम में भी है, तो उसको क्या करोगे, वहाँ से माइनस करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये किस में मिलेगी, नेगेटिव फॉर्म में। और एनर्जी जैसे नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी तो इसका मतलब वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी में। तो बोले द न्यूक्लियन ऑन ए सरफेस ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अदर न्यूक्लियन। ये बोले जो मेरे पास सरफेस पे है वो क्या हो गए, दूसरे जो न्यूक्लियन है उनसे कम्प्लीटली सराउंडिंग नहीं होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब वहाँ से क्या होगा, एक टाइप से कोरेक्शन लेके आएंगे फॉर्मूला में, तो बाइंड जो सरफेस एनर्जी है उनकी उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हमें पता सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के, और मेरे पास 4 पाई आर स्क्वेयर, 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वेयर। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे वही R0 A 1/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एनर्जी है वो कि प्रोपोर्शनल किसकी आ जाएगी, A 2/3 की आ जाएगी। ठीक है, जो मास नंबर, और मेरे पास जो कांस्टेंट है उसको AS मतलब मेरे पास क्या होगा, सरफेस कोफिशिएंट। ठीक है, तो मेरे पास जो सरफेस एनर्जी है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में एनालॉग किससे शो करेगी, सरफेस टेंशन से। एक टाइप से बोल सकते हैं जो स्पेरिकल शेप होते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप की सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। और हमारे पास जो इसमें न्यूक्लियस है उसमें जो मेरे पास जो एटम है उसके स्पेरिकल शेप किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार्ज क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इस वजह से क्या होगी, उसकी स्पेरिकल शेप होगी। नेक्स्ट आपके पास कूलम एनर्जी। कूलम एनर्जी क्या होगी कि मेरे पास ये बोले न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि मेरे पास न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट आपके पास प्रोटॉन पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। वो तो वहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो उनको क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है। ठीक है, तो ये बोले जो मेरे पास इसका मतलब वहाँ पे भी क्या है, कोई ना कोई कूलम इंटरेक्शन तो है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उसको क्या कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ से जो कूलम एनर्जी है उसको भी क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मेरे पास जो अगर नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है, आपकी रिड्यूस होगी वहाँ पे। आपको पता है कि मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, जो कूलम एनर्जी है वो किसके इक्वल होते हैं, चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो मेरे पास ई किसके इक्वल होगा, सॉरी वी किसके इक्वल होगा, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। कि आपके पास क्या वैल्यू होती थी, जैसे मेरे पास कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स किसके इक्वल होता है कि मेरे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता था। तो सेम केस ये हमारे पास के यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। ठीक है, क्यों मेरे पास क्या होगा, चार्ज होगा, और आर आपके पास क्या होगी, उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब हम बोल सकते हैं मेरे पास क्या होगा, आर क्या करेगा, रेडियस को डिफाइन करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जो चार्ज है, मेरे पास जो प्रोटॉन है उसके चार्ज को इंक्लूड, क्योंकि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगी। लेकिन मेरे पास जो कम्बिनेशन आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे प्रोटॉन है उनके कम्बिनेशन कितने आएंगे। अगर न्यूक्लियस में बात करें, न्यूक्लियस में आपके पास क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मेरे पास क्या होगा ZC2, कि मेरे पास प्रोटॉन कितने होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, इसका जो कम्बिनेशन है इसको ओपन करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, Z/Z-1/2 फैक्टोरियल। तो इस वजह से इसने यहाँ पे शो कर रखा है कि Z/Z-1/2 ये क्या होंगे, नंबर ऑफ पेयर होंगे, कम्बिनेशन होगा किसका, प्रोटॉन का आपके पास। तो मेरे पास प्रोटॉन के जो नंबर ऑफ पेयर है, पेयर के बीच में इंटरेक्शन होगी, जो वहाँ पे रिपल्सन हो रही है, तो मेरे पास क्या मिले, वो कितने मिलेंगे, Z/Z-1/2 के इक्वल होगा। तो मेरे पास के चार्ज की जगह क्या आ गया, Z/Z-1/2 इंटू आर। तो मेरे पास ये सारा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको किसकी फॉर्म में लेके चलोगे, AC मतलब कूलम जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, AC Z/Z-1 A 1/3। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसने R0 की जो वैल्यू है वो भी मेंशन कर रखी है। उसके बाद ये मेरे पास सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म आई थी कि मेरे पास क्या होता, पहले मेरे पास जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ आपके पास क्या था, वॉल्यूम एनर्जी थी, सरफेस एनर्जी थी और कूलम एनर्जी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, फॉर्मूले में करेक्शन की थी, क्योंकि वहाँ पे एक एसिमेट्री एनर्जी और मेरे पास पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो इस वजह से उसमें फॉर्मूले में बाद में क्या की गई थी, करेक्शन की गई थी। पहले जो मेरे पास फॉर्मूला है उसमें वॉल्यूम, सरफेस और मेरे पास कूलम एनर्जी है, सिर्फ इन्हीं को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में हमने क्या किया था, इसमें चेंजिंग की, मतलब हमें करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कि मेरे पास पहले अलग फॉर्मूला था, फिर हमने क्या किया, करेक्ट किया उसको। उसकी फॉर्म में पहले पॉइंट आता आपके पास एसिमेट्री एनर्जी। हमें पता है बीएससी में भी आपने रीड किया होगा न्यूक्लियर के जो प्रॉपर्टी है उसमें, कि मेरे पास क्या होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और मेरे पास नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो इक्वल होंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई को शो करेगा।
ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका क्या होगा, मास नंबर इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या होगा आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास स्टेबिलिटी से किस में जा रहे हैं, अनस्टेबिलिटी की फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं सिमेट्री से किस में जा रहे हो आप, एसिमेट्री फॉर्म में जा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से मास नंबर की इंक्रीमेंट की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी वहाँ पे, डिक्रीज। इसका मतलब स्टेबिलिटी की वजह से भी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। अब एक्सेस न्यूट्रॉन का कैसे पता चलेगा, एक्सेस न्यूट्रॉन मेरे पास हमने बोला अगर n इजिकल टू जेड है, n इजिकल टू जेड है तो मेरे पास स्टेबिलिटी क्या हाई है, लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है, जेड n क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो n माइनस जेड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सेस नंबर ऑफ जितने भी आपके पास क्या है न्यूट्रॉन है वो आ जाएंगे। और हमें पता है ए किसके इक्वल होता है, n प्लस जेड के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेस जो न्यूट्रॉन है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस टू जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। सेकंड वन डिफाइन करें जो फ्रैक्शन है न्यूक्लियर वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम इन विच द एक्सेस न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। ये बोले जो फ्रैक्शन न्यूक्लियर वॉल्यूम है उसमें भी क्या होगा, स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है तो उसमें भी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसके वो नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम पे भी क्या होगा, इंपैक्ट होगा। और हमें पता है न्यूक्लियर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास नंबर के, ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें वॉल्यूम एनर्जी में भी फाइंड आउट किया था। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है, एक तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी वो फर्स्ट पॉइंट से जो क्या होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, जो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उस पर डिपेंड। जितने ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। और मेरे पास क्या होगा, और सेकंड वन इसने क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी n माइनस जेड बाई ए। तो इसका मतलब जो मेरे पास एसिमेट्री एनर्जी है वो क्या आ गई, ये बी है शो कर रखा है, ये मेरे पास एसिमेट्री एनर्जी है। ठीक है। ई एस से भी शो करते हो, ई ए से भी शो कर सकते हो, बी से भी शो कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी है तो इस वजह से बी से शो कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन मेरे पास कॉन्स्टेंट आ गया, एन माइनस जेड का स्क्वायर बाई ए। और एन माइनस जेड किसके इक्वल होता है, ए माइनस टू जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास, एसिमेट्री एनर्जी आ गई। और ए एस आपके पास क्या हो जाएगा, ए एस लिखे या फिर ए एन की फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो, ए एस या फिर ए एन। मेरे पास क्या होगा, अगर एसिमेट्री है तो ए एस से नोटेशन कर लेना। तो मेरे पास क्या होगा, ये आपके पास एसिमेट्री कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास ये जो मेरे पास एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी वजह से क्या आ रही है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम देखें कि मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास जेड नंबर, जब मेरे पास एन इजिकल टू जेड है तो जो मेरे पास प्रोटोन है वो क्या होंगे, डीपली फील्ड होंगे। मतलब मेरे पास टाइटली क्या होगी, बाइंडिंग होगी उनकी, कि मेरे पास डीपेस्ट लेवल में क्या होंगे, वो फील होंगे। अब मेरे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर जब तक इक्वल हैं तो मेरे पास ये क्या होगा, प्रोटॉन, और ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूट्रॉन। ये क्या हो रहा है, डीपेस्ट लेवल क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। और मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो बाइंडिंग होगी वो भी क्या होगी, टाइट बाइंडिंग रहेगी। बट जैसे जैसे मेरे पास क्या होगा, जो एक्सेस मतलब इंक्रीज होते गए तो मेरे पास क्या होगा, लेवल क्या हो जाएगा, हायर लेवल जाता जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनमें जो इंटरेक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज। मतलब मेरे पास ये लेस टाइटली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ रही है, एक एसिमेट्रिक कंडीशन आ रही है। ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया आपके पास, एसिमेट्री एनर्जी। अब नेक्स्ट वन हमने बोला था करेक्शन दो वजह से आई थी, एक एसिमेट्री एनर्जी आई थी, दूसरी आई थी आपके पास पेयरिंग एनर्जी। अब अगर हम पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले जो मेरे पास एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पे डिपेंड करेगी। अब मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब चेंज करेंगे, ये बोले मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या कोई भी चेंज करें तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे ये बोला मेरे पास क्या होगा, जैसे बाइंडिंग एनर्जी को आपने बीएससी में रीड किया होगा तो हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, एक इस फॉर्म में थी कि यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एक किंग पॉइंट शो कर रहा था ऐसे, और फिर हायर उस पर जाके बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी थी आपकी, डिक्रीज होगी थी। ठीक है, इस फॉर्म में। तो मेरे पास जो ये है, ये पीक पॉइंट है, ये किसकी वजह से आ रहे थे, हमने बोला था जो मेरे पास ये पीक पॉइंट है ये अपने नेबरी के कंपैरिजन में मेरे पास क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, मतलब हाई स्टेबल मिलेंगे। तो अगर मैं न्यूक्लियर की बात, ये बोल रहा है आपके पास जेड, अगर मेरे पास 2 है, 4 है, 8 है, 20 है, 50 है, 82, 126, इनको बोलते हैं मैजिक नंबर। ये आपके पास आगे आएगा सेल मॉडल में कि मैजिक नंबर क्रिएट कैसे हुए, इनका जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला था। ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, मैजिक नंबर। अगर आपके पास मैजिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मैजिक नंबर है तो उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी। जैसे मैं हीलियम की बात करें, जेड की कितने हैं हीलियम में, 2 है, तो मेरे पास इसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। अगर मैं ऑक्सीजन की भी बात करूँ, ऑक्सीजन में क्या होगा, O8 है मेरे पास, और मेरे पास मास नंबर क्या होगा इसका 16, और इसमें तो मेरे पास क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है वो भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम डबली मैजिक। ये तो मेरे पास इसका मतलब जो मैजिक नंबर एक सिंगल उसमें शो कर रहे हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, उनसे भी क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा।
तो जो मेरे पास मैजिक नंबर है इस फॉर्म में मेरे पास क्या मिलता है कि हाईली स्टेबिलिटी मिलती है कि इस अगर आपके पास मैजिक नंबर के फॉर्म में जैसे एन मैजिक नंबर के इक्वल हो, मतलब न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों में से कोई भी मैजिक नंबर के इक्वल हो, तो मेरे पास वो क्या हो गए, मोस्ट स्टेबल होंगे। जो मेरे पास डाटा आया था वहाँ से बाइंडिंग एनर्जी से, उस डाटा ने ये शो किया था कि मेरे पास अगर मेरे पास जेड और एन दोनों इवन है तो मेरे पास क्या मिलेंगे, मोस्ट स्टेबल मिलेंगे। ओड न्यूक्लियाई है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुछ डिक्रीज हो जाएगी। ओड इवन है तो मेरे पास इंटरमीडिएट फॉर्म में मिले, मतलब सबकी अलग अलग वैल्यू दी गई थी। तो इसमें बोला जो मेरे पास पेयरिंग एनर्जी है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी डेल बाई ए 3/4 के। अब जो डेल की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि आपके पास ओड न्यूक्लियाई है, इवन न्यूक्लियाई है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास ए जो मास नंबर है ओड है तो डेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी वहाँ पे, ठीक है। ओड के केस में आपके पास डेल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखिए यहाँ पे डेल की वैल्यू डिफाइन कर रखी। अगर आपके पास जो ए है वो क्या ओड है तो मेरे पास डेल क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब जो पेयरिंग एनर्जी है वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अगर मेरे पास इवन है तो मेरे पास इवन पे मैं बोला था हाईली स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब मेरे पास उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरे पास ये डेल की वैल्यू कोई ना कोई डेल की मतलब नेगेटिव फॉर्म में आएगी। अगर मेरे पास क्या होगा, ओड है तो मेरे पास उसमें क्या आएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आएगी, ठीक है। इवन ओड है तब भी क्या आएगा, ओड आएगा, और ए ओड आते आपके पास डेल की वैल्यू या फिर हम बोले पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। अब मैं अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँ, पहले हमने बोला था जो मेरे पास सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आया था उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें शो किया था हमने एवी को, सॉरी वॉल्यूम एनर्जी, या फिर सॉरी एवी नहीं ईवी को, ईएस को, और मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वन कौन सी एनर्जी आई थी आपके पास, एक तो वॉल्यूम एनर्जी थी, सरफेस एनर्जी थी, एसमीटियोर जो पेयरिंग है, और थर्ड वन आपके पास कूलम एनर्जी थी। एसमीटियोर पेयरिंग एनर्जी क्या थी, कोरेक्शन टर्म की फॉर्म में आई थी। तो मेरे पास इन सब की वजह से मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, जो मेरे पास ये पॉजिटिव फॉर्म में, बाकी हमने बोला था इनके इम्पैक्ट की वजह से आपके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही थी, रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। और मेरे पास जो पेयरिंग एनर्जी है डिफाइन करेगी कि आपके पास जो न्यूक्लियाई है वो ओड है, इवन है, या फिर बोले मास नंबर अगर आपके पास इवन आ रहा है तो मेरे पास दो केस आएंगे, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अदरवाइज आपके पास अगर मास नंबर ओड आ रहा है तो मेरे पास क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या करते हो, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, मास नंबर, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या होगा, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। मास ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम मास की बात, ये तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई। आपने मास डिफेक्ट को रीड किया होगा, उसमें क्या था, जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होएगा, ZMP। मेरे पास जो मास है प्रोटॉन का प्लस मास ऑफ, आपके पास जो मास डिफेक्ट है उसको ऐसे लिखते हैं कि डेल एम इज इक्वल टू, या फिर मैं बोलूँ बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम बाइंडिंग है मास डिफेक्ट तो आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा डेल एम इज इक्वल टू जो मेरे पास मास है एक्चुअल जो, या फिर हम बोले एक्सपेरिमेंटली जो हमने मास फाइंड आउट किया है, न्यूक्लियस का, पूरे न्यूक्लियस का मास लिया, और एक हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो मास निकाला है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। ये आपने सब BSc में रीड कर रखा है पहले से ही, ठीक है। और मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, मास किसकी फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा आपके पास, जो मास इन दोनों का डिफरेंस है वो किसकी फॉर्म में, हमने बोला था एक एनर्जी की फॉर्म में होगा, और हमने क्या कर दिया उसको C² से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। डेल एम इंटू C² आपके पास क्या आ गया था, बाइंडिंग एनर्जी आ गया था वहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने मास इसका क्या निकाल लेंगे, न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट कर देंगे। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल आ गया, ZMP। मेरे पास क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू उसका मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू उसका मास, माइनस में क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी जो हमने अभी फाइंड आउट की है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला होगा जो मेरे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आया था, जिसने क्या की थी, आपको बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन किया था। आगे आपके पास इसकी जो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला इसकी एप्लीकेशन आएगी, प्लॉट है, ग्राफ को शो करेंगे कि मेरे पास कूलम एनर्जी, एसमेटे एनर्जी, सरफेस एनर्जी, जो मेरे पास वॉल्यूम एनर्जी वो क्या रहेगी आपके पास, एक टाइप से बोलते हैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो डायरेक्टली किसके, ये है AV। तो मेरे पास क्या होगा, ये तो ए पे मास नंबर पे डिपेंड नहीं, सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आगे हम क्या करेंगे, उसके जो ग्राफ है उसको डिफाइन करेंगे, और जो मेरे पास एप्लीकेशन है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला की, कि बीटा स्टेबिलिटी कैसे आती है, या फिर एमिशन फ्यूजन की स्टेबिलिटी कैसे शो करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।